हाय माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हाँ, साइंस 1 स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन। यू हैव हर्ड दिस वर्ड इट्स बिफोर, नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव हर्ड दिस वर्ड ग्रेविटेशन। वही ग्रेविटी वर्ड है, उसी का नाउन फॉर्म जो है वो ग्रेविटेशन है। तो इस चैप्टर में है क्या, व्हाट इज़ इन दिस चैप्टर? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लंबा चैप्टर, इट्स अ लॉन्ग चैप्टर। यू कैन सी सब पॉइंट्स दिए हैं इसके, काफ़ी हैं, 7 ग्रेविटेशन से लेकर इसके वेलोसिटी तक है। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो थोड़ा बहुत बता दूं मैं ग्रेविटेशन के बारे में, वही पढ़ना है, आगे भी दिया है कि एक टाइप का फोर्स है, ये एक टाइप की फोर्स बोल सकते हैं हम, पावर भी नहीं बोलेंगे, सिमिलर वर्ड लगता है, लेकिन फोर्स एक टाइप का फोर्स है जो प्लैनेट्स के होते हैं। अभी तक तो यही सुना होगा तुमने, अर्थ की ग्रेविटी, मून की ग्रेविटी, लेकिन ये लगभग हर प्लैनेट और हर एक चीज़ की होती है। मोस्ट ऑफ दी हर एक के अंदर एक फ़ोर्स होता है जो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटी। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। सबसे पहला हम एक एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये कुछ बेसिक, कि आपका 8-9th जो बेसिक नॉलेज है वो क्लियर है कि नहीं है, कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। किस एक ऑब्जेक्ट पे, किसी भी एक चीज़ पे, कुछ भी हो सकती है, वो साइकिल हो सकती है, बॉल हो सकता है, पेपर हो सकता है, क्लोथ्स हो सकते हैं, एनीथिंग। तो उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर हम फोर्स लगाएंगे। तो जहाँ तक हमें मालूम है, पढ़ते रहते हैं इसके बारे में, कि फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं तो शेप चेंज हो सकता है ना। जैसे एक पेपर है, आप फोर्स लगाओ अपना, मस्कुलर फोर्स है ना, टाइप्स भी है फोर्सेस के बहुत, तो मस्कुलर फोर्स लगाओ, पेपर का शेप चेंज हो जाएगा। अच्छा शेप भी दे सकते हो, ख़राब भी दे सकते हो। बॉल है, उसको भी प्रेस करो आप, अगर प्रेस हो सकती है तो स्पंची बॉल ले लो, उसका भी शेप चेंज हो जाता है, वापस भी आ जाता है बाद में। और ऐसे ही साइकिल है, उसके ऊपर आप अपना मस्कुलर फोर्स लगाओ, वो मूव करना चालू करेगी, मतलब इनएक्टिव से एक्टिव हो जाएगी। और ब्रेक लगाओ, स्टॉप भी हो जाएगी। तो इनएक्टिव से एक्टिव भी हो सकता है, और एक्टिव से इनएक्टिव भी। फोर्स है, ब्रेक लगाना वो भी एक टाइप का फोर्स है। और तो डायरेक्शन भी चेंज होता है, आप चलाते चलाते बाइक चला रही हो, कार चला रही हो, उसका जस्ट हैंडल घुमा दो, तो वो भी एक टाइप का फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है हमारा। और भी काफ़ी मैकेनिकल फोर्स वगैरह सब रहते हैं अंदर। जो मशीन आ गई तो मैकेनिकल फोर्स आ ही गया वहाँ पर, इलेक्ट्रिक फोर्स, ऐसे काफ़ी सारे फोर्सेस हैं। तो फोर्स से शेप चेंज हो जाता है, उससे डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं, तो बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं फोर्स से। व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस आर यू फैमिलियर विद? अब आपको कितने टाइप के फोर्सेस मालूम है? ग्रेविटी एक टाइप का फोर्स ही है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं हम इसको, और फिर मैंने बताया मस्कुलर फोर्स हो गया, जो मशीन है, मशीन एक फ़ैन हो गया, कोई मशीन हो गई, अंदर एक छोटी सी मशीन रहेगी जो मूव करती है, जिसकी वजह से फिर वो द होल थिंग स्टार्टेड, और जो भी हमारा काम है वो बन जाता है। तो मैकेनिकल फोर्स हो गया, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। तो ऐसा नंबर ऑफ़ फोर्सेस हैं। तो ये बेसिक है थोड़ा, कि आपको मालूम है फोर्स क्या है। एक टाइप की पावर है जो चीज़ों को इफ़ेक्ट डालना स्टार्ट करती है, और डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स डालती है ना। जैसे अर्थ पे भी इतने सारे जो क्लाइमेट आते रहते हैं, बारिश हो रही है कभी, सम टाइम देयर इज़ समर सीज़न है, पर्टिकुलर समर सीज़न रहता है, रेनी सीज़न है, प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं, सब चालू रह रहा है। तो वो एक टाइप का फोर्स है, और जो इसके वो जो हम देखते हैं, व्हाटएवर वी सी, वो इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। इफ़ेक्ट हमें बहुत दिखाई देते हैं, वो नॉर्मल हर कोई देख सकता है इफ़ेक्ट। और फोर्स को है तो थोड़ा आपको थोड़ा डीप समझना पड़ता है, तो आप फिर फोर्स भी पता लगा सकते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट लोग ने पता लगाया। व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स? अब ग्रेविटेशनल फोर्स से आप क्या समझते हैं? यही कि जो प्लैनेट की अपनी एक पावर होती है, अपना एक उसकी एक फोर्स है, जिससे वो बाकी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है ना। कुछ भी फेंकेंगे नीचे आ जाता है, बहुत सिंपल है सब, आपको बहुत अच्छे से मालूम है ये, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस, है ना। डायलॉग ही बन गया मेरा, यू नो वेरी वेल, और रियली है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो स्टार्ट करते हैं आगे। वी हैव सीन इन दी प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ए यूनिवर्सल फोर्स। अब देखो ये भी है कि इससे पहले के भी अगर हम देखें प्रीवियस स्टैंडर्ड में 9th में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमने पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल फोर्स है। यूनिवर्सल वर्ड जहाँ पर आ गया, मतलब कि आप पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाओ, ये फोर्स रहेगा। ओके, कोई एक अर्थ नहीं है, बहुत सारी अर्थ होंगी, बहुत सारे प्लैनेट्स, एटलीस्ट अर्थ नहीं मालूम ज़्यादा, तो प्लैनेट्स तो मालूम ही है, एस्ट्रॉयड हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हर एक का अपना एक फ़ोर्स है, और वो रहता ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो यूनिवर्सल है, मतलब कि इट इज़ एवरीवेयर। यूनिवर्सल वर्ड आ गया मतलब एवरीवेयर। इट एक्ट नॉट ओनली बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, बट ऑल्सो बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ये है यहाँ पे सबसे, इस चैप्टर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो है आपके लिए, इस चैप्टर के लिए भी, और इस चैप्टर की भी, और आपके लिए जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही है।
वो ये है कि ग्रेविटी, कभी भी ये मत सोचो कि किसी अर्थ पे या किसी भी प्लैनेट पे ही उन चीज़ों के बीच में ही ये ग्रेविटी असर करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इफ़ेक्ट डालता है। नहीं, हर दो ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में भी हमेशा एक फोर्स रहता ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपना बैग रखा है, उसके अंदर बुक है या बाहर बुक रखी है, वो बुक भी बैग पे, वो बैग भी बुक पे, और वो दोनों चीज़ें आपके ऊपर एक टाइप का फोर्स आपके ऊपर अप्लाई कर रही हैं। आप भी अपना एक फ़ोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो। यू कांट सी इट बट यू कैन फील इट, अगर आप उसको ध्यान से समझे तो। जैसे कि मैंने काफ़ी, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ओल्ड, दे नो वेरी वेल, कि मैंने बताया है हर एक चीज़, आपके घर में जो भी कोई ख़राब चीज़ें पड़ी हैं तो उनको फेंक देना चाहिए, वास्तु में ही बोला जाता है। तो उसके पीछे जो रीज़न दिया जाता है, साइंटिफिक रीज़न, वो यही है कि वो चीज़ें अपना एक इफ़ेक्ट डालती है हमारे ऊपर। जैसे वो इनएक्टिव है, वो भी हमें इनएक्टिव करती हैं। कॉन्शियस रहोगे तो आप इनएक्टिव नहीं होगे, लेकिन वो एक फ़ोर्स अप्लाई करेंगी जो आपको थोड़ा सा इफ़ेक्ट डालेगा। तो इससे अच्छा उनको ठीक कर दो। ये इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को ऐसे मत समझो कि ऐसे ही पड़ा हुआ है। और भी है अपने कस्टम में कि अपने घर की जो चीज़ें हैं उनको आपको हफ्ते में एक बार उनको एटलीस्ट थोड़ा मूव करना चाहिए। सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, उठा के मत किसी आगे पीछे कर दो, आगे पीछे भी कर सकते हो, तो एटलीस्ट उसको मूव करो। जो भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, गाँव में भी हमने, अपने पेरेंट्स भी हमें बताते ही हैं, कुछ भी है उसको एक बार, वीकली एक बार उसको मूव ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वरना वो एक इनएक्टिव फोर्स हमारे ऊपर अप्लाई करते रहते हैं। तो इसके लिए रहता है थोड़ा सा उसको एक्टिव करते रहो। और डिफरेंट ऑब्जेक्ट का डिफरेंट फोर्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का ज़्यादा फोर्स होता है, डिपेंड है हर एक चीज़ के ऊपर। सो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, किंतु वरना हम जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं तो डायरेक्टली हम अर्थ के बारे में सोचने लगते हैं या प्लैनेट के बारे में सोचने लगते हैं कि वो हमें अपनी ओर खींचती है। नहीं, हर एक दो ऑब्जेक्ट, देखो लाइन बहुत अच्छे से रीड कर लो, बट ऑल्सो बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाओ, हर जगह बोलते हैं यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट के बीच में रहता ही रहता है। तो लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस फोर्स वॉज डिस्कवर। अब ये फोर्स कैसे पता चला? बचपन से ये सुनते हो, न्यूटन की स्टोरी आपको मालूम है अच्छे से कि वो बैठे थे और ऊपर से एप्पल गिरा। कोई नई चीज़ नहीं थी, हर कोई देखता है चीज़ें नीचे गिर रही है, वो उसको एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो एक साइंटिस्ट का दिमाग होता है, एक पर्सन का ऐसा दिमाग होता है जिसको हम साइंटिस्ट बोलेंगे, वो जानने की कोशिश करता है। उसके अंदर हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, वाई। और ये बहुत ज़रूरी है, हर किसी को जानने की कोशिश करनी चाहिए, जितना भी उसके लिए यूज़फुल हो। तो उन्होंने बस ये क्वेश्चन किया कि वाई, क्यों एप्पल नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। फिर उन्होंने जब डीपली इसको डिस्कवर किया तो हमें पता चला कि हर एक चीज़ नीचे गिर रही है, मतलब कोई तो फोर्स है, कोई तो चीज़ है जो इन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। तो यही इसमें पूरा मेंशन किया है, क्यों वो इधर गिर रही है, क्यों वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ ही आ रही है, वो भी। फिर उन्होंने पता चला कि एक अर्थ के अंदर ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कहाँ पर है, सेंटर में है। इसलिए आप अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चलो, अर्थ के दूसरे कॉर्नर में चले जाओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं पर भी चले जाओ, जो चीज़ें गिरेंगी वो नीचे की तरफ गिरेंगी। वो एक्चुअली डायरेक्शन जो होता है उसका वो रहता है अपना उसका सेंटर में, क्योंकि सेंटर में ही इसका ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा है, तो वहीं पर है मेन, तो वही खींचता है, इसलिए चीज़ें नीचे गिरती है। एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में गिरती है। यही उनको पता चला। ओके, बच्चे इसके मजाक भी बनाते हैं कि मॉर्निंग में जब गए तब नहीं पता चला कि कहाँ चीज़ें कहाँ गिर रही है। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो बस यही है, इसमें पूरे में यही मेंशन किया हुआ है, और ये ईच एंड एवरी चाइल्ड नो वेरी वेल, ये स्टोरी बहुत पहले से ही मालूम है। थोड़ा रीड कर दूँ मैं क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द मून। हाँ, इसमें थोड़ा सा मून भी मेंशन किया है ऊपर, क्योंकि देखो हर एक का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। मून भी अपना फोर्स लगा के अपनी ओर खींचता है, अर्थ भी अपनी ओर खींचती है। अब डिपेंड है किसकी पावर ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस दे। अगर वो नियर बाय अर्थ है तो अर्थ खींच लेगी उसको, अगर नियर बाय मून है तो मून खींच लेगा उसे। इसमें भी मैं आपको एक बता दूँ कॉन्सेप्ट, शायद सुना होगा तुम लोगों ने, यू हैव हर्ड दिस, कि अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो थोड़ा ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, 6 टाइम एज़ कम्पेयरिंग टू मून। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर 30 kg यहाँ पर वेट है किसी चीज़ का, तो मून पे जो होगा वो 30 kg नहीं रहेगा, वो हो जाएगा 5 kg, 1/6 हो जाता है उसका, 6 5 30, तो 1/6 हो जाता है। ओके, वेट और मास भी डिफरेंट थिंग्स है, तो चलो वेट समझते हैं। तो वेट जो है वो ग्रेविटी के ऊपर ही डिपेंड है। तो चीज़ इसलिए नहीं भारी लग रही है कि वो चीज़ उतनी भारी है, वो इसलिए लग रही है क्योंकि फोर्स उसके ऊपर ज़्यादा लगाया जा रहा है, तो अर्थ लगा रही है फोर्स उसके ऊपर।
और मून उतना फोर्स नहीं लगा पाता है, उसका अपना सब ईच एंड एवरी थिंग, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, डिफरेंट रहते हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। इसलिए मून भी मेंशन किया है यहाँ पर कि मून का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन अभी वो डिपेंड है जो चीज़ें हैं वो उसका लोकेशन कहाँ है। अभी ये जो एप्पल का ट्री है वो तो अर्थ के ऊपर ही है, तो नीचे गिरेगा। कोई चीज़ मून के ज़्यादा क्लोज होगी तो मून खींच लेगा उसको अपनी ओर। तो यही है, जिसका फोर्स ज़्यादा वो अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन डिपेंड वो चीज़ कहाँ पर है वो भी मैटर करती है, कितना क्लोज है किसके। तो यहाँ पर यही है, इस पूरे ग्रेविटेशन में मेंशन किया हुआ है। और थोड़ा यहाँ पर बोला है कि कलेक्ट वीडियो। आज बहुत ही आप लोग के लिए बहुत अच्छा है कि आप यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियोस देख सकते हैं इस चीज़ के बारे में। लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर कोई कुछ भी उल्टा पुल्टा नॉलेज देता रहता है, तो वो थोड़ा बी केयरफुल। ये मत सोचो कि कोई भी वीडियोस दी है इट मीन्स वो 100% ट्रू ही है। उसमें भी आपको दिमाग चलाना पड़ेगा कि ये सही बात कर रहा है कि गलत। आगे घूम फिर के टेक्स्ट बुक पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारे रूल्स फॉलो करके तब जाके जो यूनिवर्सली ट्रू है तभी वो प्रिंट की जाती है, नहीं तो नहीं। और वीडियोस तो कोई भी बना सकता है। चलो आगे देखते हैं अभी नेक्स्ट। तो क्लियर ग्रेविटेशनल फोर्स बस वही अर्थ के अंदर भी, मून के अंदर, हर एक के अंदर है। और जिसका ज़्यादा होगा, और भी मैं बता दूँ आपको यहाँ पर कि ये जो ट्री है इसका भी अपना ग्रेविटेशन, इसका भी अपना फोर्स है। वो भी अपने जो एप्पल उसको खींचने की कोशिश करता है लेकिन नहीं खींच पाता है, और अर्थ अपना पावर लगाती रहती है जिसकी वजह से वो नीचे आ जाता है। अर्थ की पावर ज़्यादा है। ये आपको कैसे समझ में आएगा? फ्रूट जो है वो आप देखोगे राउंड शेप में, लेकिन कुछ और आप ऐसा वेजिटेबल्स या ग्रेप्स देख सकते हो कैसे लटक जाते हैं, है ना। कोई लौकी वाली भाजी देख लो, कुकुम्बर देख लो, ऐसा बहुत सारे जो क्रीपर्स हैं, तो वो उनकी पावर उतनी ज़्यादा नहीं है। होल्ड करके रखते हैं वो भी, लेकिन ग्रेविटी खींचता रहता है, बहुत पहले से खींचता रहता है उनको, जिसकी वजह से उनकी क्या हो जाती है, थोड़ा ऐसा लंबे हो जाते हैं। तो इसी वजह से है। तो ये मत सोचो कि एप्पल, हर एक चीज़ बोला, हर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट उसका अपना एक ग्रेविटी है, अपना एक फोर्स है। वो भी अपना फोर्स लगाते हैं, लेकिन अर्थ के फोर्स के आगे कुछ नहीं चलता है, खींच लेती है। यही होता है, हम भी डेथ हो जाते हैं तो वो हमारे जितने भी ये जो बॉडी है उसको अर्थ कितना तक संभालोगे तुम, बाद में एटलीस्ट वो खींच ही लेगी। चलो भी आगे पढ़ते हैं। फोर्स एंड मोशन। अब ये दोनों चीज़ें दोनों सुनी है आपने, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, और मोशन वर्ड बहुत सिंपल है, जो चीज़ें मूव कर रही हैं। जैसे कोई एक लाइन से मूव कर रही है कोई चीज़ तो लीनियर मोशन हो गया, और एक बटरफ्लाई यहाँ से वहाँ घूम रही है, बच्चे यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं, बस यहाँ से वहाँ मूव कर रहे हैं, तो वो रैंडम मोशन हो जाता है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के मोशन हैं और डिफरेंट टाइप्स के फोर्स हैं। लेकिन मोशन जो स्टार्ट होता है वो होता फोर्स से ही, जब तक फोर्स नहीं है अंदर वो मोशन नहीं हो पाता। ये चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वी हैव सीन दैट अ फोर्स इज़ नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स तो चाहिए, है ना। पैडल मारोगे, एक्सीलेटर जो होता है बाइक का, गाड़ी का, उसको जैसे ही घुमाते हैं स्पीड बढ़ जाती है, हैंडल घुमाया डायरेक्शन चेंज। तो वो जो चेंज होती है स्पीड, डायरेक्शन, शेप, जो भी है वो सब चेंज कैसे होते हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ फोर्स चाहिए। तो अपने अंदर भी मस्कुलर फोर्स थोड़ा भरो ज़्यादा। अब देखो कुछ व्हाट आर द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के भी लॉ ऑफ मोशन है, कोई चीज़ें कैसे मूव करती हैं। मैं एक छोटा सा एक उनका मोशन बता दूँ। लॉ ऑफ मोशन जो है कि कोई भी चीज़ स्ट्रेट जा रही है तो वो तब तक मूव नहीं करेगी जब तक उसके अंदर कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल साइकिल ही है, वो स्ट्रेट चला रहे हैं, लेकिन जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक अपना वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। तो ये है, उन्होंने एक ये भी बताया था कि अनटिल एन आउटर फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगा तब तक वो अपना डायरेक्शन, स्पीड, ये सब चेंज नहीं कर सकते हैं। वो वैसे ही घूमता रहेगा स्लो ही, जो भी उसकी स्पीड है नॉर्मल, एक पर्टिकुलर फोर्स की वजह से। लेकिन कुछ भी चेंजेस लाना है इट नीड फोर्स। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, इनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, एवरीवन नो वेरी वेल हिम। आज भी न्यूटन ही करते हैं, कुछ भी चीज़ें किसी को समझानी है तो न्यूटन का नाम दे दो, समझ जाएंगे। इन्होंने एक केपलर लॉ बनाया था, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है केपलर लॉ। और ये सिर्फ इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में किया था, आप इसको अच्छे से रीड कर लो एक बार, मैं इसको शॉर्टकट में बता देता हूँ। इन्होंने यहाँ पर जो बहुत सारे चीज़ें बताई हैं, लेकिन जो मेन यहाँ पे फोकस किया गया वो किया है, इन्होंने केपलर लॉ बताया है। क्या होता है केपलर लॉ? ये केपलर लॉ ही है जो हमारे सोलर सिस्टम को समझने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आप नीचे फ़ोटो देख सकते हो, वही है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या होता है सर्कुलर मोशन? मतलब कोई भी चीज़ सर्कुलर में मूव कर रही है ना, बचपन में झूला झूलते हैं वो गोल वाला जो होता है
जिसमें सब बैठ जाते हैं और ऊपर नीचे घूम रहे हैं गोल गोल राउंड में, सर्कुलर मोशन हो गया। तो और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, जैसे गर्ल जो यहाँ पे राउंड राउंड घुमा रही है, तो जहाँ पे हाथ में उसने पकड़ा है वो उसको फर्स्ट होल्ड किया हुआ है, वहाँ पर जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब इसको रीड कर सकते हो, इसमें भी दिया हुआ है कि एक लंबा सा कपड़ा लो, अ लॉन्ग क्लोथ यू कैन टेक, और एक वन साइड यू हैव टू टाई अ स्टोन एंड फ्रॉम अनदर साइड यू हैव टू होल्ड इट एंड टेक अ सर्कुलर राउंड। तो उसको ऐसा घुमाओ सर्कुलर राउंड में, तो आप देखोगे तो वो पत्थर तो घूम रहा है गोल गोल, है ना। आप थोड़ी देर रुक भी जाओगे तो भी घूमता रहेगा, लेकिन वो फोर्स कहाँ से अप्लाई हो रहा है, आपके हाथ के यहाँ से। सेम ऐसे सन है और बाकी सब घूम रहे हैं, मतलब सन एक फोर्स लगा रहा है उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो क्या हो रहे हैं, घूम रहे। सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट घूम रहे हैं, और अर्थ भी एक फोर्स अप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से मून भी उसके चारों ओर घूमता रहता है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की न्यूटन ने। तो बस यही पूरा यहाँ पर मेंशन किया। आपको यहाँ पर जो मेन समझना है वो यही है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो मिडल में फोर्स लगाया जाता है। यहाँ पे एक डार्क किया है लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स, वही मैं रीड कर देता हूँ कि अ फोर्स एक्ट्स on an object moving along a circle and it is directed towards the center। ओके, उसका डायरेक्शन जो होगा वो कहाँ होगा, सेंटर में, उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल का मतलब है सेंटर सीकिंग, मतलब वो चीज़ जो है वो सेंटर के ऊपर ही डिपेंड है। वो घूम फिर के आप उसको छोड़ भी दोगे तो वापस आपके हाथ में भी आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट वैसे नहीं आएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो जस्ट राउंड है, एकदम गोल नहीं है लाइक अर्थ। तो वो फोर्स की वजह से वो सेंटर में फोर्स मीन्स सेंटर में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से घूम रही है वो। अब ऐसे ही नीचे जो लास्ट पैराग्राफ दिया है उसमें, मतलब सेकंड लास्ट और लास्ट जो दी उसमें ये क्वेश्चंस रेज़ किए हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या सन भी ऐसा ही कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसकी वजह से सारे प्लैनेट घूम रहे हैं। और जो प्लैनेट के जो सैटेलाइट हैं, जैसे मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट, हम भी भेजते हैं साइंटिस्ट लोग भी, लेकिन जो नेचुरल सैटेलाइट है जो राउंड राउंड घूमते रहते हैं उसको सैटेलाइट ही बोलते हैं। तो वो भी क्या कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है अर्थ के द्वारा, कि अर्थ कोई फोर्स अप्लाई कर रही है जिसकी वजह से वो राउंड राउंड घूम रहा है। वो यहाँ पे सारे क्वेश्चन बोले गए हैं कि सन भी अट्रैक्ट कर रहा है प्लैनेट्स को, प्लैनेट जो है वो सैटेलाइट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट lecture will be tomorrow. Okay, till then, bye bye.